उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के नेता तो नहीं है। नहीं है। एक दौर था कि जब 3 बार हुड्डा साहब ने चुनाव हराया चौधरी देवीलाल को, लेकिन नेता तो देवीलाल ही थे। सही कहा आपने। हरियाणा में आप किसी से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि कांग्रेस हाईकमान हुड्डा साहब से नाराज है, संतुष्ट नहीं है और वो कुछ बदलाव चाहता है। ठीक बात। विशेषकर राहुल गांधी हुड्डा साहब को पसंद नहीं करते। और नेता की अपनी मजबूरी, हम किसी की मजबूरी नहीं समझते। वो उनके साथ अभी भी रघुवीर सिंह कादियान जैसे लोग जो उम्र में उनसे बड़े हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं, ठीक है, तजुर्बा भी ज्यादा है। हाँ, तो लग रहा है कि मेरे पास हरियाणा में एकमात्र मास लीडर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ठीक है, तो वो अनिवार्य भी है और उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे लिए लायबिलिटी भी हो गया और मुझे चेंज भी करना है। अच्छा, कि कहीं कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे और तरह का दबाव बनाए हुए हैं। अच्छा, और वो तो यहाँ हीरो कौन है, विलेन कौन है? हीरो तो जाहिर सी बात है मोदी इस समय, लेकिन जो विलेन है वो भी हीरो से कम नहीं है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। कि आप काफी सारे जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, उनका यह मानना है कि जो फिलहाल कांग्रेस का हाईकमान है वो बहुत कमजोर हाईकमान है। ऐसा ना हो इसके चक्कर में जिस प्रकार से पंजाब में इन्होंने एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने पंजाब में एक बहुत मजबूत नेता को खो दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा के अंदर एक दौर में कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत थी, विपक्षी दलों को कांग्रेस को हराने के लिए गठजोड़ करना पड़ता था और तब जाकर कहीं कांग्रेस हारती थी। परंतु जब इतने सारे लोगों ने अपना मत कांग्रेस को दिया, कांग्रेस अभी तक अपना विधायक दल का नेता तक नहीं बना पाई है। किस बात की देरी है? और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो स्पष्ट नहीं है। वहां पर भी कहां पेच फंसा हुआ है। इस सारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सतीश त्यागी जी। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस कहां पर अटक गई है। सबसे पहले तो त्यागी साहब राम राम। जी राम राम। त्यागी साहब देखिए, कांग्रेस का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम जनता में निकलते हैं, आप भी निकलते होंगे, नुक्कड़ चौराहे पर, पार्कों में, लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि आखिर हो क्या रहा है कि जब तक कांग्रेस अपना सेनापति नहीं चुनेगी तो लोग कैसे पीछे लगेंगे। देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना कि उनकी समझ में नहीं आ रहा, उनको सब समझ में आ रहा है। अच्छा, हरियाणा राजनीतिक रूप से इतना जागरूक है कि आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, अरे पूछिए, वो ये तो पूछेगा कि एलओपी क्यों नहीं बना, विपक्ष का नेता क्यों नहीं बना, लेकिन ये पूछते हुए जवाब उसको भी पता है। अच्छा, हो सकता है वो जवाब किसी अथॉरिटी का जवाब ना हो, सामान्य आदमी का जवाब है, लेकिन हरियाणा का आदमी समझता सब कुछ, सब कुछ है, सब पता है उसको, और मुंह पे बोल भी देता है, बेबाक भी है, बिल्कुल बोल देगा। हाँ। अब ये जिम्मेवारी हमारे जैसे लोगों के ऊपर आ जाती है कि वो समाज हमें इस तरीके से देखता है कि भाई ये खुद को पत्रकार बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होने का दावा करते हैं, तो इन्हें कुछ ज्यादा पता होगा। लेकिन वो जानकारी हरियाणा के संदर्भ में एक आम आदमी से ज्यादा जानकारी नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ देखिए, कांग्रेस पार्टी और किसी भी पार्टी का ढांचा इस तरह का होता है कि वहां एक अध्यक्ष होता है, एक विपक्ष का नेता होता है, विधायक दल का नेता, और इससे ऊपर कई बार एक नेता होता है, पार्टी का नेता, जो हरियाणा में स्थिति है। उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के नेता तो नहीं है। सही कहा। विपक्ष का नेता अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जो भी बनेगा उसके रहते, उसके बनने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद तो कम नहीं होना। ठीक बात है। कारण क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज ए मास लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जी, वो बहुत बड़े नेता हैं, हारने के बाद भी नेता है। ठीक बात है। लेकिन नेता होना एक ऐसी चीज है, एक दौर था कि जब 3 बार हुड्डा साहब ने चुनाव हराया चौधरी देवीलाल को, लेकिन नेता तो देवीलाल ही थे। सही कहा आपने। 3 बार चुनाव हारने के बाद भी चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक शख्सियत थी उस पर कोई लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाके उसके बाद में 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तब से उनके नेता बनने का प्रोसेस शुरू होता है। सही कह रहे हैं आप। तो राजनीति में इस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल। आज हरियाणा के पास क्या है, एक नेता है, उसके बरक्स जो नेता हैं, कुमारी सैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला है, ठीक है, वो लंबे, पहले एक बार इसी बात को पकड़ के चलते थे। नेता है, लोग भी नेता मान रहे हैं,
पर कांग्रेस पार्टी ही नहीं मान रही। अगर आज के हम ताजा हालात देखें, खुद कांग्रेस पार्टी हुड्डा को नेता नहीं मान रही, ऐसा लग रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी कोई विधिवत घोषणा तो की नहीं कि हम हुड्डा को नेता नहीं मानते। कयास लग रहे हैं, क्योंकि ये देरी हुई है, विलंब हुआ है, इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि क्यों हो रही है देरी। देखिए, लोकतांत्रिक तरीका ये है कि आज जो 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं, उनमें से अधिकांश, और मेरी जानकारी अगर दुरुस्त है तो 32 या 33 ऐसे हैं जो हुड्डा साहब के खेमे में हैं। सही कह रहे हैं आप। अगर उन लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से अपना नेता चुनने की अनुमति दी जाए तो रिजल्ट साफ है। ठीक बात है। लेकिन वहां एक वन लाइनर जो है प्रस्ताव चला गया कि हाईकमान तय करे। तो हुड्डा साहब विपक्ष के नेता तो चुने गए उसी दिन से, है ना। बिल्कुल। अब बॉल जो है वो कांग्रेस हाईकमान के कब्जे में है। लोकतांत्रिक तरीका तो यह है कि भाई अब जब उन्होंने विधायकों से राय पूछ ली, उनके भी कैरी प्रसाद मिल लिए सब, और मुझे लगता है जाहिर सी बात है उन्होंने राय उनके पक्ष में रखी होगी। ठीक बात है। तो डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग का तकाजा यह है कि हुड्डा साहब को या जिसे वो चाहते हैं उसको नेता बना दिया जाए। ठीक बात तो है। देरी कहाँ है? कुछ नहीं है। ये बात ठीक है। देखिए, 6 महीने से ज्यादा हो गए हरियाणा में विधानसभा चुनाव को, और में भी 2 से ज्यादा सत्र हो चुके हैं विधानसभा के बगैर लीडर ऑफ अपोजिशन के। और बहुत सारी जरूरतें होती हैं, सरकार को भी जरूरतें होती हैं, क्योंकि कई सारी नियुक्तियां इस प्रकार की होती है, वहां पर उनका होना बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार देर कर रही है, लगातार सिग्नल ये दे रही हुड्डा साहब को कि हुड्डा साहब हम आपको नहीं बना रहे हैं। और हुड्डा साहब भी जिद पकड़े हो, कोठी खाली नहीं कर रहे हैं कि देखिए मैं कोठी में हूं और मेरी चाहत है। सिग्नल तो वो दे रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। तो क्या कहेंगे? देखिए, जो लड़ाई चल रही है ना, सांकेतिक है। अभी तो कोई ओपन तो कोई डिक्लेरेशन है नहीं इस तरह की। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था, आम आदमी भी इन चीजों को समझता है। परसेप्शन ये है, और राजनीति में परसेप्शन ही मैटर करती है। हरियाणा में आप किसी से पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि कांग्रेस हाईकमान हुड्डा साहब से नाराज है, संतुष्ट नहीं है, और वो कुछ बदलाव चाहता है। ठीक बात। विशेषकर राहुल गांधी हुड्डा साहब को पसंद नहीं करते। अब हमें नहीं पता इसका सच क्या है, कोई नहीं जानता। ठीक है ना। अगर हम इसी चीज को आधार तो बनाने पड़ेंगे। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि हुड्डा साहब अब आप सम्मानजनक तरीके से विदाई ले लो, सक्रिय राजनीति से अलग हट जाएं और नई पीढ़ी को आने का मौका दें। और है। उस पीढ़ी में आपके अपने बेटे भी हैं। ऐसा कोई लंबा चौड़ा बलिदान तो करना नहीं है। ठीक बात है। तो परिवार की जो आपकी एक जो चला आ रही है पृष्ठभूमि राजनीति, वो भी जारी रहेगी। सही बात है। और ये निर्णय हाईकमान को करने दीजिए। ठीक है। हुड्डा साहब, देखिए, हर नेता की अपनी मजबूरी, हम किसी की मजबूरी नहीं समझते। वो उनके साथ अभी भी रघुवीर सिंह कादियान जैसे लोग हैं जो उम्र में उनसे बड़े हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं। ठीक है, तजुर्बा भी ज्यादा है। हाँ, तो उनकी एक अपनी सोच है, एक पूरी पीढ़ी की सोच है कि इस जो चल रहा है ये सारा मामला, इसको हुड्डा साहब अच्छे तरीके से नेतृत्व दे पाएंगे। लेकिन कभी भी पुनिया साहब, कभी ना कभी आपको जब भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करना होता है तो दखल देना पड़ेगा। जैसे इंदिरा जी के सामने जब ये प्रश्न आया तो बहुत सीनियर लीडर थे चारों तरफ, सिंडिकेट के लीडर्स थे, और वो इंदिरा गांधी से बड़ा नाम थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इंदिरा गांधी इस अर्थ में बहुत बड़ी थी कि वो नेहरू की बेटी थी। सही बात है। और जब उन्हें ये लगा कि मुझे पार्टी अपने हिसाब से चलानी है, और सिंडिकेट के जो ये क्षत्रप लोग हैं, बड़े भारी महारथी लोग हैं ये, इनके रहते मैं अपने एजेंडा को नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कांग्रेस का महाविभाजन 69 में हो गया। ठीक है। वो तो होता है एक सशक्त नेतृत्व की पहचान। राहुल गांधी वो भी नहीं कर पा रहे। भाई, आपको कोई नहीं रोक रहा। अगर आपने कोई कामराज प्लान जैसी कोई चीज रखनी है और बदलाव करना तो कीजिए। वो हो क्या रहा है, वो दुविधा में है। उनको ये लग रहा है कि मेरे पास हरियाणा में एकमात्र मास लीडर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ठीक है। ठीक है, तो वो अनिवार्य भी है, और उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे लिए लायबिलिटी भी हो गया और मुझे चेंज भी करना है। अच्छा, तो इन दोनों धुरों के बीच में वो फंसे हुए इस समय, और कोई निर्णय कर नहीं पा रहे। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर त्यागी जी, काफी सारे जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, उनका यह मानना है कि जो फिलहाल कांग्रेस का हाईकमान है वो बहुत कमजोर हाईकमान है, और कमजोर हाईकमान है इसलिए फैसला नहीं ले पा रहा है। अब देखिए, बीजेपी में इस तरह के फैसले होते हैं। अब एक समय में अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, उनको भी तरीके से विदा किया गया पार्टी से, लेकिन कितने समूद वे में किया गया। आप देखिए, कोई एक आवाज आई हो, कोई चू भी की हो किसी ने। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी की लीडरशिप देखिए आप किस प्रकार फैसले ले रही है, कोई आवाज भी नहीं है, और एक तरफ कांग्रेस फैसले ही नहीं ले रही है। हम उस पर भी आएंगे। हमारा जो लगता हुआ राज्य है पंजाब राज्य है, वहां पर एक फैसला लिया गया, उसका क्या परिणाम निकले। पहले ये बताइए कि कमजोर है क्या, आप क्या मानते हैं? ना, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं मानता। हाईकमान कतई कमजोर नहीं है। अच्छा। लेकिन जब आप तुलना करेंगे बीजेपी से तो वो कमजोर लगेगा, दिखेगा। जैसा आपने कहा कि वहां निर्णय आसानी से हो जाते हैं जी।
भाजपा और कांग्रेस में बुनियादी अंतर यह है कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी। उनको जब वो सत्ता में नहीं है, सत्ता तो अभी आई है ना, हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से, तो एक लंबा दौर 50-60 साल का उनका संघर्ष का संघर्ष का, उसका यस, दौर था। यू आर राइट। और संघर्ष हमेशा अनुशासन के साथ होते हैं, और उनके साथ जो जुड़ता था उसको लगता था कि निकट भविष्य में हमें बहुत जल्दी सत्ता नहीं मिलने वाली। तो उनके अंदर एक पेशेंस था, और उस पेशेंस को प्रतीक बन गए राष्ट्रवाद, जी, ठीक हिंदू बात है। राष्ट्र एक विचारधारा बन गई। तो उनको ये लगता था कि हमें कभी ना कभी देर सवेर जाके हमें कामयाबी मिलेगी और हमारी सत्ता आ जाएगी, और हमारे सपनों के अनुरूप जो हिंदुस्तान है, जो संघ का या भाजपा का निशान है, वो बनेगा। तो वहां जुड़ने वाले लोगों के पीछे पावर हैंकरिंग नहीं थी कि हमें एकदम सत्ता चाहिए। कांग्रेस तो फ्रॉम डे वन सत्ता की पार्टी है। जी जी, सही कहा। वो तो पावर पार्टी है, बिल्कुल। और उसमें तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं। वो एक मूवमेंट से निकला है, और एक अभी भी आज भी एक शक्ल बदल गई, मूवमेंट ही है। तो वहां आप भाजपा जैसे अनुशासन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप देखेंगे भाजपा में अब नड्डा जी को अध्यक्ष बनाना, बदलना था, और नहीं हो पा रहा निर्णय। बिल्कुल, लेकिन बाहर कोई चीज नहीं आ रही। बिल्कुल। संजय जोशी के नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि संघ ये कह रहा, वो कह रहा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। भाजपा और कांग्रेस का बुनियादी फर्क ये है कि कांग्रेस सड़क पे अपनी लड़ाई लड़ती है, यहाँ कुछ छुपा हुआ नहीं है, और लोग को बहुत ज्यादा यहाँ नेता सावधानी भी नहीं बरतते एक दूसरे के प्रति ये बात करने की। तो भाजपा से जब आप तुलना कर रहे हैं तब आपको लगेगा कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, लेकिन नहीं, उनका काम करने का तरीका ही ये है। आपने कहा त्यागी जी कि जो कांग्रेस है वो कुछ छिपाते नहीं है, उनकी जो चीजें हैं वो नजर आती हैं। तो इसमें ये नहीं मानेंगे कि आप जनता में गलत मैसेज जाता है, अलग नई पार्टी शुरू। अभी मैंने पार्टी की बात की, अब जनता बदल रही है। आप ये देखिए कि हम अपने परिवारों में जब बात करते हैं, अगर मान लिया सौभाग्य से किसी परिवार में दादा, पिता और बच्चे हैं, तीनों के नजरिए में फर्क है। जो नई पीढ़ी है वो चाहती है कि एकदम एक्शन लीजिए, यस, है ना। राहुल गांधी यंग हैं, उनसे ये अपेक्षा और बढ़ गई कि वो कुछ और निर्णय लेंगे। लेकिन कांग्रेस का चरित्र जो है वो ऐसा ही है कि वो बहुत धीरे धीरे सहज भाव से, उनकी राजनीति हमेशा सहमति और सर्वसम्मति डेवलप करके बनने की है। वहां ऐसे निर्णय नहीं होते कि जो एक व्यक्ति चाहेगा वो हो जाएगा। कई बार लगता है वहां इस तरह के आरोप लगते हैं कि परिवार जो चाहेगा वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं लगातार कि सवाल उठ रहे हैं वेणुगोपाल पे, लेकिन उनको हटाया नहीं जा रहा। अपने हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई लगातार वर्षों तक गालियां देते रहे कांग्रेस हाईकमान को, उनको बाहर नहीं निकाला। आम आदमी तो कह रहा था निकालो बाहर, क्यों बकवास कर रहे हैं। तो आम आदमी की जो सोच है उस पर कभी भी कांग्रेस पार्टी उतना खरा नहीं उतरेगी, और नई जनरेशन तो एक्शन चाहती है और वहां नहीं होता। तो ऐसा लगता है कई बार कि राहुल गांधी कमजोर है, लेकिन ये कमजोरी नहीं है। अगर मान लिया कांग्रेस के निर्णय भी भाजपा की तरह हो तो फर्क क्या रह जाएगा, ठीक है, पार्टी एक से हो जाएंगी ना। ठीक बात। अब सीपीएम है कैडर बेस्ड पार्टी, वहां के निर्णय आप देख लीजिए किस तरह होते हैं, वहां भी ऐसे होते हैं ना, अनुशासन आधारित पार्टियां। तो इनका संघ का जो मूल्य सिद्धांत है कि वहां कहते हैं कि सूचना आई सोचना बंद, ऊपर से जो आदेश हो गया उसके बाद आप नहीं करेंगे। लोकतंत्र में ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। अच्छा, अगर लोकतंत्र है तो मैं और आप उसका हिस्सा हैं। कोई भी पार्टी किसी की घरेलू पार्टी नहीं है। अब कल जो अधिवेशन चल रहा है वहां पे, और तीन, एक तो कोई रेहान रियाज चिश्ती हैं, कोई लेडी, एक आलोक मिश्रा है यूपी के, और एक कोई और लेडी है इंदिरा मीणा करके, वो चर्चाओं में है। उन्होंने जम के वहां पे खड़गे जी की प्रेजेंस में, सोनिया गांधी वहां थी, राहुल गांधी ये थे, सारी पिक्चर रख दी कांग्रेस की क्या है। तीन लोगों के जो बयान है उनको आप पढ़ लीजिए, वो आम आदमी की आवाज है। और जब वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे तब हाई कमान भी ताली बजा रहा था, राहुल गांधी खुश हो रहे थे कि चलो बात सामने आई। आप क्या ऐसी कल्पना भाजपा में कर सकते हैं, या वामपंथी दलों में कर सकते हैं, या क्षेत्रीय दलों में भी कर सकते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। तो कांग्रेस का एक चरित्र है जो सैकड़ों साल में बना जाके। तो ठीक है, ये बात आपने ठीक कहता है। देखिए इसमें दो बातें हैं जी, कांग्रेस का चरित्र है, और कहीं न कहीं ये चीजें आपने बड़े अच्छे से रखी हैं, और ये युवा पीढ़ी में जाएंगे तो युवा पीढ़ी समझ भी पाएगी। तो फिर क्या कांग्रेस अपनी अच्छाई की भी ब्रांडिंग नहीं कर पा रही? अब ये देखिए नई चीज है, ब्रांडिंग शब्द जो आपने इस्तेमाल किया 2014 से पहले तो हमने नहीं सुना था। बिल्कुल, कि नेताओं की ब्रांडिंग होती है। बिल्कुल। लेकिन 2014 के बाद में ब्रांडेड पॉलिटिक्स शुरू हुई और ब्रांड के फायदे मिले, मार्केट आ गया, कॉर्पोरेट आ गया, बाजार आ गया, ये चीजें पहले नहीं थी जी। अब कांग्रेस के पास संसाधनों का अभाव है। कांग्रेस को आप बेशक ये कहिए भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन उसके पास जिस तरह की सपोर्ट फाइनेंशियल थी वो बीजेपी से कतई अलग थी। आज इनके साथ कुछ और स्थिति है। तो एक लंबा दौर जो है ना, मोदी जैसे 12 साल वहां रहे मुख्यमंत्री, और वो स्टेट ऐसी है जो व्यापारी स्टेट कहलाती है। हरियाणा और गुजरात में कोई तंत्र आपको लगेगा ना, अगर आप उसी चीज पे आ गए तो त्यागी जी थोड़ा सा ये भी आपने भी भली बातें देखा है,
जिस वक्त मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री, यहाँ चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उस वक्त प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा नंबर 1 था। अगर आप उस वक्त की खबरें उठाकर देखेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं था, हरियाणा मजबूत था, काफी चीजों में मजबूत था। अगर आप साइबर की बात करोगे, आप व्यवसाय की बात करोगे, आप गुड़गांव को पकड़ोगे, फरीदाबाद को पकड़ोगे, तो ये गुजरात से कम नहीं ये क्षेत्र है। परंतु ब्रांडिंग देखिए आप, वहां की तो गुजरात मॉडल की ब्रांडिंग की गई और हरियाणा की ब्रांडिंग की नहीं कांग्रेस ने। कहीं न कहीं उसको हुड्डा का भी बेनिफिट होता है, कांग्रेस को भी बेनिफिट होता है। देखिए, ऐसे ब्रांडिंग की शुरुआत मोदी ने की, उनके सामने कौन होगा वो चाहे वो करेंगे, कांग्रेस से थोड़ी पूछेंगे कि मैं अपनी ब्रांड को डेवलप कर रहा हूं, बताओ तुम्हारा वाले कौन सा लाऊं। उन्होंने पिछले 12 वर्षों से लगातार राहुल गांधी को अपने समक्ष रखा हुआ है। मैं गारंटेड कह रहा हूं, आप 6 महीने राहुल गांधी को देश की राजनीति से बाहर कर दीजिए, मोदी जी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, पॉलिटिकली कोई दूसरा आदमी नहीं है जिसके सामने रख के वो अपनी राजनीति कर पाए। जितने क्षेत्रीय लीडर उन पर कभी आपने हमले सुने? यानी कि वो अपोजिशन को भी चुनते हैं। राहुल गांधी इतनी बड़ी जरूरत है नरेंद्र मोदी की कि उसके बिना उनका जीवन ही नहीं, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या बात है त्यागी जी, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। जब तक वो सामने हैं, जैसे फिल्मों में होता है ना कि आप हीरो है तो उसकी टक्कर का विलेन लाना पड़ेगा, तो हीरो तय करता था कि मेरे सामने विलेन कौन होगा। तो उन्होंने ये पात्र चुना है। तो यहाँ हीरो कौन है, विलेन कौन है? हीरो तो जाहिर सी बात है मोदी इस समय, लेकिन जो विलेन है वो भी हीरो से कम नहीं है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है कि आप 11-12 साल से लगातार उसे परिदृश्य से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो टस समझ नहीं हो रहा। वो अकेला आदमी है कि वो आपकी विचारधारा को जम के कोसता है, खारिज करता है, आपको सीधे बता देता है कि सावरकर और गांधी की विचारधारा में क्या फर्क है। इतना जबरदस्त हमला वो कर रहा है विपक्ष के नेता के रूप में। अब भाजपा के लोग ना माने तो उनकी अलग बात है, उनका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था कि राहुल गांधी मोदी के लिए एक अनिवार्यता है। आप हटा के सोच के देखिए, किसको गाली देंगे? वो प्रियंका को नहीं दे पाते। फर्क पड़ जाता था क्योंकि वहां देखिए जेंडर चेंज हो जाता तो उसमें भी अंतर। तो राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई, अखिलेश यादव ने यूपी में अभी भाजपा को नंबर 2 की पार्टी बना दिया, साफ है। बंगाल में ममता बनर्जी घुसने नहीं दे रही, तेजस्वी अपने जैसे भी हैं, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उनका वहां है, लीडरशिप में है। तो क्षेत्रीय दलों को नरेंद्र मोदी कभी नहीं छेड़ते। राष्ट्रीय स्तर पे कोई इनमें से बता दीजिए जो राहुल गांधी को रिप्लेस कर सकता हो। सीट कितनी आती जाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जब भी अगर प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी तो राहुल गांधी विल बी द फर्स्ट चॉइस, या उनका कोई प्रतिनिधि होगा। तो नरेंद्र मोदी के लिए एक नेसेसिटी है राहुल को सामने रखना। तो मैं राहुल को इस अर्थ में कमजोर नहीं मानता, ब्रांडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए लीड उन्होंने ली है, टेक्नोलॉजी में लीड ली है, ब्रांडिंग में ली है, मार्केटिंग में ली है। ये जो नए तौर तरीके हैं राजनीति के, इनका नेतृत्व नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किया है। तो अब जो बाद में आएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी टक्कर दी इसी अर्थ में, और वो कामयाब भी रहे, तो कोई खासियत थोड़ी दी ऐसी लंबी चौड़ी, लेकिन ब्रांडिंग क्यों ना, बीजेपी नहीं कर रही ब्रांडिंग का मुकाबला। लगातार इतनी शानदार जीत उन्होंने ली है, लेकिन बीजेपी वहां फैल रही। या ब्रांडिंग के आधार पर आप दक्षिण भारत में एंट्री नहीं ले पा रहे, नॉर्थ ईस्ट में आप एंट्री नहीं ले पाते। लेकिन हमारा जो ये हिंदी बेल्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं। यहाँ की सामाजिक संरचना इस तरह की है, यहाँ की पृष्ठभूमि और तरह की है, यहाँ पे हिंदू मंदिर या हिंदू आंदोलनों की बहुत उर्वरक भूमि है ये, और यहाँ के लोगों की सोच अलग है। आप ये देखिए, दक्षिण भारत जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए थे, पूरा दक्षिण भारत इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था। 150 से ज्यादा सीटें थी। बिल्कुल, सबसे बुरा काम था ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। उत्तर भारत में इंदिरा गांधी खुद हार रही है, संजय गांधी चुनाव हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं थी जी। और दक्षिण भारत इंदिरा गांधी के साथ खड़ा रहा। तो ये चीजें ये बताती हैं कि भारत इतना विशाल देश है कि इसका एक हिस्सा कहीं सोचता है, दूसरा हिस्सा कहीं सोचता है। विविधता है सारी की सारी। अब आप इसको अगर मोनोटोनस करना चाहोगे, भाजपा प्रयास कर रही है, लेकिन चीजें नहीं आ रही। अभी देखिए ना, स्टालिन कितनी बड़ी टक्कर दे रहे हैं, और भाजपा का इस पूरी बेल्ट में मुकाबला केवल कांग्रेस से है जी। बिल्कुल, यूपी बिहार को छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें हैं पूरे सब। मैं ये कहता हूँ, नेता राजनीति नहीं करता, राजनीति तो जनता करती है। हम राष्ट्रीय राजनीति प्रदेश पे आ जाते हैं। आपने राष्ट्रीय राजनीति को बड़ा बखूबी दर्शकों को समझा त्यागी जी। अब हम प्रदेश की बात, शुरुआत हमने प्रदेश से की थी। देखिए, कांग्रेस में जो फैसले लेने हैं, कांग्रेस की नैया कौन पार लगा सकता है, कौन मास लीडर है, ये सारी चीजें कांग्रेस को ज्ञात हैं, भली बात है। लेकिन फिर भी इतने बड़े लीडर की अनदेखी क्यों हो रही है? जनता के दिमाग में ये बहुत बड़ा सवाल हो सकता है उस लीडर को ये एहसास कराया जा रहा हो कि अपने आप को सर्वशक्तिमान बनने का भ्रम पालना छोड़ दो। अच्छा, एक बात। नंबर 2, उनको ये कहा जा रहा हो कि अब हम सबको साथ लेके चलेंगे और आप निर्णायक स्थिति में नहीं होंगे, जो झलक वहां भी आ रही है।
नंबर 3, एक धारणा, परसेप्शन बता रहा हूं मैं, सत्य मुझे नहीं पता, ये भी है कि कहीं कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे और तरह का दबाव बनाए हुए हैं। अच्छा। और वो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं करते और हुड्डा साहब उस स्थिति में भाजपा की मदद कर रहे हैं। अच्छा। एक थियरी ये भी है। ये सारी चीजें हाईकमान को भी पता है, लेकिन हाईकमान ये भी जानता है कि प्रदेश का जो सबसे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो जाट समाज है, और बेशक वो 28-30 जितने भी परसेंट हैं, बट उनका एक मतदान करने का तरीका या उनकी जो राजनीति वो एक तरह की है और वो बहुत प्रभावशाली है। उसे आप नेगेट करके कहीं भी नहीं कर सकते। आप बहुमत का उपेक्षा करके कहीं सरकारें नहीं बना सकते। ये ऐसा वोट बैंक भी त्यागी जो दूसरे वोट बैंक को भी प्रभावित करता है ना। तो अब इस वोट बैंक की जो अपेक्षाएं हैं, जो चिंताएं, उनको भी शांत करना है। अब एकदम का एक्शन तो ये आम आदमी तो चाहता है, यार चुनाव हार गए ना, जीती बाजीती हरा दी और अब भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को माइनस करो। ऐसे नहीं होता राजनीति में। भूपेंद्र हुड्डा का सवाल नहीं है, सवाल यहाँ की जो जनसंख्या है ना, 30% लोग जो खेती हर लोग हैं, जिनके अपने मुद्दे हैं, जो देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, उत्तरी भारत की राजनीति में विशेषकर प्रभावित करते हैं, वो प्लस और बहुत बड़ा हिस्सा है। आप भी देखें ना, जो पिछला मतदान है लगभग मत प्रतिशत दोनों का बराबर है, तो कांग्रेस एक ताकत थोड़ा माइनर अंतर है ना। तो हाई कमान की अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए वो भी निर्णय नहीं कर पा रहे, और वो एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं इधर इनके माध्यम से, वो कम्युनिटी को मैसेज देना चाह रहे हैं। चलो इस बेस को तो वो नहीं छोड़ेंगे ना, और इस बेस पे अभी दावेदारी कोई कर नहीं रहा, भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। जो 2 पार्टियां हैं रीजनल पार्टियां, उनकी साख जो संदिग्ध तो हुई है, अब दुष्यंत चौटाला में तो वो रुचि है नहीं, और इतनी जागरूक कम्युनिटी जो राजनीतिक रूप से है उसको पता है। आप ये देखिए, हार जो है आपको नए तरह के आयाम खोलती समझदारी के। मैं जाट कम्युनिटी को ये मानता हूँ कि आज उस कम्युनिटी का एक एक आदमी सच को जानता है, उसको ये पता है भविष्य क्या है और मैंने करना क्या है, और इनिशिएटिव हमने लेना है। एक ऐसा माहौल पिछले 10-12 वर्षों में बनाया गया है, जाट वर्सेस गैर जाट। मैं जो परिवर्तन देख रहा हूँ, मैं 50 साल से इस प्रदेश में रह रहा हूँ, मेरा रहना जो यहाँ पैदा हुए उनके रहने में फर्क है, क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर की तरह देखता हूँ। ठीक बात है ना। जो यहाँ का व्यक्ति नो डाउट मेरे से ज्यादा सारी चीजें समझता है, लेकिन वो एनालाइज नहीं कर रहा कि ऐसा है तो क्यों है, उसके लिए वो सारी चीजें नेचुरल हैं। मेरे लिए मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जाट कम्युनिटी सामाजिक स्तर पे उसने एक बीड़ा उठाया, कोशिश ये की गई थी कि उसको अलग थलग करें, लेकिन उसने ही 36 बिरादरी का नारा दिया। आप ये छोटी बात समझते हैं कि डोमिनेटिंग कास्ट है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, राजनीतिक शक्ति ज्यादा है, उसके बावजूद उसने एक बड़प्पन दिखाया। ठीक बात है। मान लीजिए किसी की गलती से कुछ हुआ, वो तो कभी नहीं कह रहे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, मैंने तो करते नहीं देखा कि जाट कम्युनिटी ये करी। उनका एक मसला था, उन्होंने आरक्षण मांगा, तो इससे किसी को क्या आपत्ति है? आरक्षण के आंदोलन के तौर तरीकों पर आप बात कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन उन्होंने तो कुर्बानी दी है ना, उनके तो 22 बच्चे गए हैं ना। ठीक बात है। उन्होंने क्या पाप कर दिया? बावजूद इसके आज बिल्कुल ठीक जिस तरीके से एक बहुमत वाली कास्ट करती है वैसे व्यवहार उनका है। आप भी देखिए समझदारी किसको बोलते हैं। हर एक प्रयास किया गया है कि मुसलमानों को भड़काया जाए, लेकिन इस देश का मुसलमान कितनी समझदारी से काम ले रहा है। कहीं तो सब्र कर रहा होगा ना, कहीं चीजों को समझ रहा है वो कि अगर हम आ गए तो ये अंतिम लड़ाई टूट आ जाएगी। तो एक वर्चस्व वाली कम्युनिटी पे जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, एक सामाजिक जिम्मेवारी होती है, एक नैतिक जिम्मेवारी होती है कि हम चीजों को बिगड़ने नहीं दें। तो एक तात्कालिक रिएक्शन ये हो सकती है, यार खेल खराब कर दिया उड्डा ने तो, चलती है बात, लेकिन धीरे 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 उनको चीजों को वो समझ रहे हैं और वो अपना भविष्य, अपने भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का तो खेल साफ है। उनके पास जितना जाट समाज का जो हिस्सा जाना था वो जा चुका, ठीक बात है, अब कोई नहीं जाने वाला है। तो इस समाज को अपने साथ रखते हुए दूसरे दलित समाज को साथ लाएं, प्लस जो ओबीसी में नई एंट्री भारतीय जनता पार्टी की हुई है उसके आधार को कम करके सारे चीज को कांग्रेस में जोड़ने की क्षमता एक राहुल गांधी समझते हैं एक ऐसी कांग्रेस में है जिसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जातियों को आप रिप्रेजेंट करते हैं। त्यागी जी, चौधरी भजनलाल जी जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे तो बीसी कम्युनिटी है मोस्टली कांग्रेस में होती थी, और ये देखिए यहाँ क्या है कि चेंज होता है। अब मान लिया एक ड्रम पानी का भरा हुआ है, उसमें आप एक भाटा डाल दो, उसमें से कुछ पानी बाहर निकलेगा। यही हुआ कि जो जाट कम्युनिटी कांग्रेस में आ गई, पहले जाट कम्युनिटी का अधिकतर वोट होता था देवलाल परिवार के साथ, और कांग्रेस में आया किसी विशेष मकसद के साथ, लेकिन ये जैसे ही यहां पर आया तो बाकी सारा वोट यहां से निकल गया। तो फिर पूर्ति पूरी कैसे होगी ना, ये आया तो वो निकल गया, पूर्ति नहीं। देखिए जैसे मैंने कहा ना, सोशल डायनेमिक्स होते हैं। हरियाणा तो बहुत छोटी सी स्टेट है, 90 MLA 10 MP कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने साथ लगते प्रदेश उत्तर प्रदेश को देखिए,
वहां लंबे समय तक ब्राह्मण और कायस्थ मुख्यमंत्री रहे, पंत हो, संपूर्णानंद हो, चंद्रभानु गुप्ता हो, उस समाज की उनकी जनसंख्या तो ज्यादा नहीं थी। और 67 में चौधरी चरण सिंह का दखल होता है, वो तब भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं और फिर अलग भारतीय क्रांति दल बना के 100 सीटें ले जाते हैं एक ही बार में, आउट ऑफ 425। ये छोटी बात थी, बहुत बड़ी बात है। कहाँ से मिली ये ताकत? चूंकि वो एक जाट होते भी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसानों को। तो ये चेंजेज आते हैं राजनीति में, समाज इस तरीके से उतर, वही समाज धीरे 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 आप भी देखिए कि वहां एक दलित महिला मुख्यमंत्री बन गई। कब बन गई? जब वो बहुजन से सर्वजन पे आई। जिन कम्युनिटीज को खुलेआम गाली दी जाती थी, जूते चार मारने की बात होती थी, उनके समर्थन से वो बनी, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो पिछड़े दबंग जातियां थी, जैसे गुज्जर हैं, अहीर हैं, है ना, इनकी अपनी प्रॉब्लम थी। तो भारत के सामाजिक संरचना इतनी जटिल है, विशेषकर उत्तर भारत में, कि उसमें आप मनचाही राजनीति नहीं कर सकते। अब हरियाणा में भी धीरे धीरे आप ये देखना, एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो पैदा हुई है वो ओबीसी में हुई है। ऐसा नहीं है इसको पूरा करने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शायद गंगवा या कश्यप इनको राज्यसभा में भेजा, है ना, वो यही कर सकते थे। देखिए उनकी अपनी पार्टी है, वहाँ चीफ मिनिस्टर तो गौर हो नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो संतुलन उन्होंने साधने की कोशिश की। अगर आप उस टाइम का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे ना त्यागी जी, वो मोस्टली है ना इन्हीं कम्युनिटी में से भेजते थे राज्यसभा में। बिल्कुल भेजते थे। आप पुराने डिसीजन कोई भी उठा के ले जाइए, अब जो है ना संतुलन गड़बड़ा गए सारे के सारे। आज का जो ओबीसी है, जो नई जनरेशन है, उसमें और उससे पहली वाली पीढ़ी में अंतर है। बिल्कुल ठीक है। उनको पार्टिसिपेशन चाहिए, ताकत चाहिए। और ये देश का इतिहास जो लोग पढ़ेंगे ना, उनको आप देखिए, जिन जातियों को हम बड़ी खेती जातियां मान रहे हैं, इनके पास जमीन अचानक कहां से आई? जो लैंड रिफॉर्म हुआ, जमींदारी उन्मूलन खत्म, वहां से जमीन आई है ना। बिल्कुल। और एक स्टेप ऐसा हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में, सीलिंग एक्ट निकला कि हरिजनों को, दलितों को जमीन दी गई। जी जी। होता क्या है कि जब भी कोई एक किसी को जमीन मिल गई, अब उसको उस पर लेबर भी चाहिए काम करने के लिए, उसकी अपनी जो अर्थशास्त्र है उस जमीन का वो अलग किस्म का है। तो वो एक राजा वाली फीलिंग आती कि जो नए नए राजा बने हैं जमीन आने के बाद में, जमींदार बने हैं, अब उनको एक प्रजा चाहिए। बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ मैं, प्रजा ऊपर से तो आएगी नहीं, क्योंकि वो तो सदियों से राज करते रहे। तो आपने प्रजा किसको बनाना है? निचले वाले लोगों को। और वो प्यार से बना लो, डंडे से बना लो, कैसे बना लो, बहुत डीप एनालिसिस कर। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलेंगी तो जरूर 20, 30, 40, 50 साल में उनको लगेगा कि यार हम इसीलिए पैदा हुए हैं। तो ये समाज में विस्फोट हो रहा है। और मैं इसको पूनिया साहब, इस चीज को मैं बुरा नहीं मान रहा, ये होना था, ये होकर ही रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र में आपने, और भाजपा भी ये कहती है कि अंतिम व्यक्ति का हमने सत्ता पहुंचानी है, तो वो भी तो यही कर रहे हैं अंतिम व्यक्ति तक। अगर इस देश की राजनीति में पिछड़ों को जगह मिली, चाहे बीपी सिंह की वजह से मिली हो या दलितों को मिली, कांग्रेस की वजह से मिली है, मिल रही है ना, या अल्पसंख्यकों को मिल रही है, तो ये पॉलिटिक्स जो है एक जीवंत प्रक्रिया है, समाज का एक रिफ्लेक्शन है, जिंदा समाज का। ठीक बात। तो मैं इन चीजों से ना चिंतित होता हूँ, ना परेशान होता हूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चीजें के आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ठीक है बात। जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई जबरदस्ती थोड़ी राज कर रही है, लोगों ने चुना है ना। बिल्कुल ठीक बात चुना। और जिस तरह की राजनीति कांग्रेस करती है, उन्हें भी अधिकार है भाई। ठीक बात। हम भाजपा का केवल विरोध किस मुद्दे पर करते हैं कि भाजपा ने छाती ठोक के दावा किया कि वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, हम अलग किस्म की पार्टी है। हम कांग्रेस की आलोचना क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि वो को कहते नहीं कि हम ईमानदार हैं। आपने देखा कोई कांग्रेस का लीडर कहता हो? ये कट्टर ईमानदार शब्द लाए अरविंद केजरीवाल। अब जब ये इस तरह की हरकतें करेंगे कि हम अलग किस्म की पार्टी हैं या हम बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं, तो लोग इन पर नजर रखते हैं कि भैया तुम तो ये गलत कर रहे हो। कांग्रेस वालों पर तो कोई चक्कर ही नहीं है किसी भी तरीके का, वो तो जैसे हैं सारे के सारे। तो इसलिए भाजपा की आलोचना होती है, जिसे लोग ये मान के समझ के बैठ जाते हैं कि हम केवल भाजपा को ही क्यों कर रहे हैं। और उनका तर्क देखिए कितना कमजोर है। वो कहते हैं कि जी चूंकि कांग्रेस ने ये सारे पाप किए तो इसलिए हमें भी अधिकार है। इसको जनता क्यों भुगते भाई? जी, तो त्यागी जी हम उस पर्सन पे आ जाते हैं जी। अब जिस प्रकार से, ठीक है, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस हाईकमान ने चीजों को मैनेज करना है, और जब कुछ कोई रिजल्ट आता है, किसी भी प्रकार का रिजल्ट हो, फिर हम चीजों को अलग तरीके से एनालाइज करते हैं, वो ठीक है। परंतु ऐसा ना हो इसके चक्कर में, जिस प्रकार से पंजाब में इन्होंने एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने पंजाब में एक बहुत मजबूत नेता को खो दिया।